हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस कहानी का नाम है कलवा। ये इस कहानी का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रजनी और विजय हॉस्पिटल जाते हैं गर्भपात करवाने। अब आगे रजनी और विजय गर्भपात करवा के हॉस्पिटल से अपने घर लौट आते हैं और कुछ दिनों के आराम के बाद अब रजनी ने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गर्भपात करवाने के बाद हॉस्पिटल से जो बच्चा रजनी ने फेंकवा दिया था, वो बच्चा कूड़ेदान से एक आदमी को मिल जाता है और वो आदमी उस बच्चे को देखता है तो उसमें कुछ सांसें चल रही थी। वो उसे वहाँ से ले जाकर एक बहुत ही घने जंगल में ले जाता है। असल में वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। उस तांत्रिक ने उस बच्चे के ऊपर तंत्र विद्या करनी शुरू कर दी और उस बच्चे के अंदर एक शैतानी आत्मा को प्रवेश कराने लगा। लेकिन उस वक़्त तक उस बच्चे में कुछ सांसें बची थी, यानी कि उसकी रूह उसके अंदर थी। इसलिए बच्चे के अंदर जो रूह थी वो शैतानी आत्मा को उस शरीर पर कब्जा नहीं करने दे रही थी। इस वजह से उस तांत्रिक ने उस बच्चे को नीचे आग जलाकर और ऊपर लटका दिया। उस तांत्रिक ने उस बच्चे को काफ़ी देर तक इस तरीके से जलाया जिस तरीके से सीख में लगाकर कबाब को पकाया जाता है। काफ़ी देर जलने के बाद अब उस बच्चे की आत्मा की हिम्मत टूट चुकी थी, इसलिए अब उस बच्चे के अंदर एक शैतानी आत्मा घुस चुकी थी। शैतानी आत्मा ने जैसे ही उस बच्चे के शरीर में प्रवेश किया, अचानक ही उस बच्चे का रूप रंग बिल्कुल बदल गया। वो बच्चा बिल्कुल काला हो गया और अब उस बच्चे की शक्ल किसी शैतान के जैसी हो चुकी थी। उसके सर पर दो बड़ी बड़ी सींगें निकल चुकी थी। उसके मुंह से आग निकल रही थी। दोनों आंखें एकदम लाल अंगारे की तरह सुर्ख हो चुकी थी। चेहरे का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था और चेहरा इतना ज़्यादा डरावना हो गया था कि कोई देख ले तो तुरंत ही बेहोश हो जाए। यहाँ तक कि अब वो बच्चा वो सारे काम कर सकता था जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, यानी वो बच्चा उड़ सकता था, असंभव को संभव बना सकता था और उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी थी। ये सब देखकर वो तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। वो तांत्रिक सारे जंगल में उछल उछल कर बहुत ज़्यादा हंस रहा था, क्योंकि अब वो बच्चा एक तो शैतान बन चुका था और दूसरा उस आदमी का गुलाम था। उसके बाद उस तांत्रिक ने अपनी एक अंगूठी उस बच्चे की तरफ दिखाई और वो बच्चा उसी अंगूठी के अंदर समा गया। उसके बाद वो तांत्रिक अपने घर आ गया। घर आने के बाद तांत्रिक एक अलग कमरे में गया और वहाँ बैठकर उसने अपनी अंगूठी से उस बच्चे को बाहर निकाला। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ अंगूठी से बाहर निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका, बताओ। वो तांत्रिक बोला, आज से तुम्हारा नाम कलवा है और मैं तुमको इसी नाम से बुलाऊंगा। वो बच्चा बोला, जो हुक्म मेरे आका। उसके बाद वो तांत्रिक बोला, कलवा, मुझे सोने चांदी से भरा हुआ एक संदूक चाहिए अभी। वो बच्चा बोला, जो हुक्म मेरे आका, और वहाँ से गायब हो गया। और कुछ ही सेकंड और मिनटों के बाद वो उसके सामने दोबारा आ गया, एक सोना और चांदी से भरा हुआ संदूक लेकर। वो उस तांत्रिक के सामने रखता है और कहता है, आका इसे खोल कर देखो। जैसे ही वो तांत्रिक उसे खोलता है, उसमें सोने और चांदी की अशर्फियाँ भरी हुई थी। वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मेरी बरसों की मेहनत आज रंग लाई। अब वो तांत्रिक पीछे पलटा और उसने एक बार फिर से वो सोने चांदी के सिक्के देखे और वो उनको हाथों में उठा करके पूरे घर में उछालने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कह रहा था कि कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। जो लोग कहते थे कि कभी भी मैं इस तंत्र विद्या से कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब वो लोग भी देखेंगे कि मैंने क्या हासिल किया है। वो बहुत ज़्यादा खुश था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। फिर अचानक ही वो अपना सीना पकड़ के और ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बच्चा यानी वो शैतान वहाँ खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वो तांत्रिक ज़मीन पे पड़ा हुआ तड़प रहा था और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर कलवा बोला, आका मुझे हुक्म दीजिए ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आका तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूँ, मुझे हुक्म दीजिए ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन उस तांत्रिक के मुंह से
आवाज़ निकल ही नहीं रही थी और कुछ देर में तड़पते तड़पते उसकी जान निकल गई और वो तांत्रिक मर गया। तांत्रिक के मरने के बाद अब कलवा आज़ाद हो चुका था। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था। अब कलवा ने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी माँ से बदला लूँगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कलवा ये सब सोच ही रहा था, फिर अचानक ही उसने अपने मालिक की तरफ नज़र उठाकर देखा और वो ज़ोरों से चिल्लाया जैसे कि बादल गरज रहे हों, और अचानक ही आसमानों की तरफ तेज़ी से उड़ान भर दी और आसमान में जाकर कहीं गुम हो गया। उधर दूसरी तरफ रजनी और विजय की ज़िंदगी अब अच्छी तरीके से चल रही थी और कुछ ही दिनों में रजनी का वो प्रोजेक्ट जिस पर वो काम कर रही थी वो भी पूरा हो गया और रजनी को वहाँ से करोड़ों रुपए मिले। उसने वो पैसे विजय के हाथ में रखते हुए कहा, देखो विजय, हमको कितना पैसा मिला है। अगर हम बच्चे के चक्कर में पड़ जाते तो शायद आज हमको इतना मुनाफा नहीं हो पाता। विजय ने उसकी ये बात सुनी। उसकी ये बात विजय को बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन वो क्या करता। वो रजनी से इतना प्यार करता था कि उसको रजनी की हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ा। इतना पैसा मिल जाने के बाद विजय ने रजनी से कहा, रजनी अब तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां कर लो। मैंने देखा कि तुमने बहुत ज़्यादा काम किया है ऑफिस में, अब कुछ दिन तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन रजनी ने साफ मना कर दिया और उसने कहा, अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा काम किया करूँगी। और रजनी ने यही किया। वो पहले से भी बहुत ज़्यादा काम करने लगी। वो घर को भी मैनेज करती थी और ऑफिस में भी समय से पहुंच जाया करती थी। कभी कभी तो रजनी विजय के घर आने के बाद भी ऑफिस में काम करती रहती थी और बहुत ज़्यादा लेट सवेर घर आया करती थी। एक बार की बात है, रजनी अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रही थी। रात के लगभग 10:30 बजे का वक्त था। वो एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी से आ रही थी। अचानक ही उसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। गाड़ी के अंदर के सभी लाइटें भी ऑफ हो गईं और गाड़ी के चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। और गाड़ी के पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आती है और वो कहता है, माँ, अरे माँ सुनो ना, मेरे पास आ जाओ। जैसे ही रजनी ये बात सुनती है वो चौंक जाती है। वो पीछे हड़बड़ा कर देखती है, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता और उसकी गाड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचने लगती है, जैसे कि कोई गाड़ी को पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। ऐसा आभास होते ही रजनी बहुत ज़ोरों से चिल्ला पड़ती है। चिल्लाते वक्त रजनी की आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी और वो जैसे ही आंखें खोल के देखती है तो उसकी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और गाड़ी के आसपास का अंधेरा भी छट जाता है। वो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करती है तो गाड़ी भी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। रजनी उस जगह बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो तुरंत अपने घर पहुंच जाती है। घर जाकर वो ज़ोर ज़ोर से विजय को आवाज़ दे रही होती है। विजय सो रहा था अपने कमरे में। वो हबड़ तबड़ में उठकर बाहर निकल कर आता है और पूछता है, क्या हुआ रजनी, ऐसे क्यों चीख रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? दिखाओ मुझे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे क्यों चीख रही हो? रजनी डर के मारे विजय से लिपट कर रोने लगती है। विजय उसे वहीं बिठाकर और पूछता है कि पूरी बात बताओ। रजनी उसे रास्ते में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सारी बात बताती है। विजय रजनी को देखकर हंसने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ दिन की छुट्टी ले लो और अब तो तुमने काम डबल करना शुरू कर दिया है। ये सारा स्ट्रेस है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी गाड़ी बंद हो गई और आगे अंधेरा हो गया और किसी बच्चे की आवाज़ तुम्हें सुनाई दी। रजनी कहती है, सब कुछ बिल्कुल सच है, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? विजय कहता है, क्या तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास रहता है जो तुम रात में देखती हो? इसी तरह जब इंसान ज़्यादा थक जाता है तो उसे इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। विजय की बात को सुनकर रजनी सोचती है कि हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हो। अगले दिन विजय सुबह जल्दी उठ करके ऑफिस जाने लगता है। रजनी उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। फिर विजय और रजनी नाश्ता करते हैं और विजय ऑफिस के लिए निकलने लगता है। रजनी उससे कहती है, थोड़ा संभाल के जाना और उस रास्ते से हो सके तो मत जाना। विजय हंसते हुए कहता है, अब तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कि वहाँ पर कौन सा भूत बैठा है। ये कहते हुए विजय मुस्कुरा देता है और रजनी भी मुस्कुराने लगती है।
उसके बाद विजय ऑफिस चला जाता है। अब रजनी को भी ऑफिस जाने के लिए तैयारी करनी थी, लेकिन रजनी देखती है कि नाश्ते के टेबल पर जो बचा हुआ नाश्ता था, अब वो नाश्ता वहाँ नहीं है। वो सोचती है कि हो सकता है उसने किचन में रख दिया हो। जब वो किचन में देखने जाती है तो जो किचन में नाश्ता रखा हुआ था, अब वो भी किचन में नाश्ता नहीं था। रजनी सोचने लगती है आखिर ये इतना सारा नाश्ता कहाँ जा सकता है। फिर अचानक ही रजनी को उसके वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है। पानी गिरने की आवाज़ इतनी ज़ोरों से आ रही थी जैसे कि कोई झरना बह रहा हो। अब रजनी डरते डरते आहिस्ते आहिस्ते वॉशरूम के पास जा रही थी। रजनी ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो एक ज़ोरदार चीख मार करके रजनी वहाँ से पीछे हट गई। उसके वॉशरूम में कहीं भी पानी नहीं था, लेकिन पूरा वॉशरूम खून से सना हुआ था। इतना खून देखते ही रजनी उस जगह से फ़ौरन मेन गेट की तरफ दौड़ी। वो घर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन घर का दरवाज़ा काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुला। डर के मारे रजनी घर के अंदर ही चीखती चिल्लाती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और फिर अचानक ही उसके घर के अंदर से एक बच्चे की आवाज़ आती है, माँ, पिताजी को बचा लो, उनको किसी ने बहुत मारा है। उसके बाद अचानक ही वो आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है। घर में और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती और अचानक ही अपने आप घर का दरवाज़ा खुल जाता है। रजनी डर के मारे तुरंत घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद रजनी को याद आता है कि वो बच्चा कह रहा था कि पिताजी को बचा लो, कहीं विजय को तो कुछ नहीं हो गया। रजनी तुरंत ही विजय को कॉल करती है, लेकिन विजय एक भी कॉल अटेंड नहीं करता। कुछ देर के बाद रजनी विजय के ऑफिस में फ़ोन करती है तो वहाँ से उसे पता चलता है कि आज तो विजय सर ऑफिस आए ही नहीं। अब रजनी विजय को ढूंढने के लिए खुद ही निकल जाती है। रजनी उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते से विजय रोज़ जाना ऑफिस जाता था। रास्ते में उसको विजय की गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर विजय नहीं होता। रजनी जब वहाँ के आसपास के लोगों से पता करती है तो लोग बताते हैं इस गाड़ी के अंदर एक आदमी बेहोशी हालत में मिला था, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। पास के ही एक हॉस्पिटल में रजनी जब जाकर देखती है तो वहाँ कुछ डॉक्टर्स एक मरीज का इलाज कर रहे थे और वो मरीज और कोई नहीं, वो विजय ही था। डॉक्टर बताते हैं कि ये आदमी यहाँ पर इसी हालत में आया है, कुछ लोग इसको लेकर आए हैं और ये अभी तक बेहोश है। फिर डॉक्टर पूछते हैं ये आदमी आपका कौन है। इस पर रजनी कहती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। फिर रजनी डॉक्टर से पूछती है कि इनका मुंह काला किसने किया। डॉक्टर कहते हैं पता नहीं, जब हमने इन लोगों से पता किया जो इसको लेकर आए हैं तो इन लोगों ने भी बताया कि इनको भी नहीं पता और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, गाड़ी के अंदर ये बेहोशी हालत में मिले थे, तब से ही इनका चेहरा काला है। इनके चेहरे पर जैसे किसी ने कालिख पोत दी हो और इनके सभी कपड़े फटे हुए हैं। रजनी जब विजय के कपड़े देखती है तो वो बुरी तरीके से फटे हुए होते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद विजय को होश आ जाता है और विजय उन लोगों से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ मैं कैसे आया। फिर रजनी विजय को देखकर रोने लगती है और उससे पूछती है तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। विजय ने बताया कि मुझे इतना याद है कि मैं ऑफिस जा रहा था और अचानक ही मेरी गाड़ी बंद हो गई, उसके बाद मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर रजनी विजय से वो सारी बात बताती है जो भी विजय के जाने के बाद घर में हुआ और किस तरह एक बच्चे की आवाज़ ने रजनी को ये बताया कि वो अपने पति को जाकर बचा ले। आखिर ये सब कैसे हो सकता है। विजय कहता है कुछ नहीं, पहले हम घर चलेंगे उसके बाद बात करते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल से रवाना हो गए घर के लिए। जैसे ही विजय ने घर का मेन दरवाज़ा खोला तो अंदर की हालत देखकर वो हक्का बक्का रह गया। जब रजनी ने अपने घर की हालत देखी तो वो भी दंग रह गई, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए इसका अगला एपिसोड ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।